एक नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो ਇੰਡੀਆ KRPA 1110 AM ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया ਦੇ न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। आज लेबर डे की हॉलिडे की अवसर पर आप सबको ये लेबर डे बहुत बहुत मुबारक हो। और हमेशा की तरह गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को आपके सेवा में पेश है न्यूज हेडलाइंस। और सबसे पहले सस्केचुअन के RCMP दो आदमियों को ढूंढ रही हैं जिन्होंने 10 लोगों की हत्या की है छुरा से, और साथ साथ में 15 और लोग घायल हुए हैं। इस बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे गौरव जी। ब्रिटिश कोलंबिया के होप और हडसन इलाके में जो वाइल्ड फायर है और भी तेजी से फैल रही है। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने ये चेतावनी दी है कि वहां पर एक लेक को फ्लडिंग होने से और फ्लड बढ़ सकती और लोग संकट में हो सकते हैं। और पाकिस्तान के जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है शेरी रहमान, उन्होंने ये मांग की है कि जो अमीर देश हैं, जो जिन देशों के पास ज्यादा पैसे हैं, उन देशों को पाकिस्तान जैसे देशों को और पैसे देने चाहिए जिससे कि वे अपने क्लाइमेट एक्शन प्लान्स को सुधार सके। करो जी। साथ साथ में विक्टोरिया स्कूल बोर्ड ने माफी मांगी है कि 1922 में उन्होंने जो चीनी विद्यार्थी थे उनको सेग्रीगेट किया था, यानी कि उनको अलग स्कूल में रखा था, अलग क्लासेस में रखा था। गौरव जी, साथ साथ में कनाडा के महिलाओं की आइस हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है वुमेन्स वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप में। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स वुमेन्स टीम को 2-1 से हराया है। और कनाडा में कुछ मीडिया कंपनीज ने इकट्ठा होकर ये मांग की है कि जर्नलिस्ट के खिलाफ जो हेट क्राइम्स है उन्हें रोका जाए। गौरव जी, साथ साथ में ऐसा भी बताया जाता है गौरव जी कि पाकिस्तान में जो फ्लडिंग हो रही है उस कारण से पाकिस्तानी लोग जो कनाडा में रह रहे हैं वे और ज्यादा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वे अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को पाकिस्तान में मदद कर सके। ब्रिटिश कोलंबिया के एक सुप्रीम कोर्ट जज ने ये कहा है कि वे लोग जिन्होंने फेडरल सरकार और प्रोविंशियल सरकार के खिलाफ कोर्ट केस फाइल की थी, ये कहते हुए कि फेडरल सरकार और प्रोविंशियल सरकार ने गैर कानूनी से कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, उस केस को जज ने बाहर कर दिया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया है। गौरव जी, साथ साथ में ऐसा बताया जाता है कि कनाडा के जो इकोनॉमी है वो अब और थोड़ी सी सुधर रही है। और समाचारों में कनाडा के सरकार ने ये वादा किया है कि कनाडा की इमिग्रेशन प्रोसेस को वो सितंबर 23 से, यानी कि इसी महीने से वे पूरी तरह से डिजिटलाइज कर देंगे। गौरव जी, और ऐसा बताया जाता है कि डॉलर स्टोर्स में जो आइटम्स मिल रहे हैं उनमें कई आइटम्स ऐसे हैं जो टॉक्सिक हैं, तो आप बचकर रहिए। जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे अभी भी वहां पर किसी लेक की वजह से कोई खतरा है। हाँ जी, वहाँ पर एक लेक है जो ओवरफ्लो हो रहा है, यानी कि वहाँ पे और ज़्यादा बारिश होने के कारण ये जो लेक है वो ओवरफ्लो हो रहा है। और वहाँ के जो मिनिस्टर्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, उन्होंने ये चेतावनी दी है कि और फ्लडिंग होने की संभावना है। वहाँ पे और लोग बेघर हो सकते हैं और लोग की जान की भी प्रॉब्लम है। गौरव जी, शायद वे उनकी उनकी जानों की खतरा है, इसीलिए वहाँ के जो अथॉरिटीज है उन्होंने लोगों से ये मांग की है कि वे लेक से वे दूर चले जाए। और साथ साथ में माफ करना, पाकिस्तान के जो मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज है शेरी रहमान, उन्होंने ये मांग की है कि रिच कंट्रीज, यानी वो कंट्रीज जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, वे उनके जैसे देश यानी कि पाकिस्तान तथा और देशों को पैसे दें जिससे कि क्लाइमेट डिजास्टर्स जैसे कि अभी पाकिस्तान में ये जो फ्लडिंग हो रही है उसको वे सुधार सके या रोक सके। शेरी रहमान का कहना है कि अमीर देशों के कारण ही ये क्लाइमेट का प्रॉब्लम है। लेकिन गौरव जी,
ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि और भी जगह पर पाकिस्तान में भी और जगह पर जहाँ पर इस तरह की फ्लडिंग होती है या और भी नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, वहाँ के देश भी जो अपनी पॉलिसीज़ हैं वो सुधार नहीं रहे हैं। कुछ महीने में गौरव जी मैंने एक न्यूज़ देखा था, एक न्यूज़ वीडियो देखा था जिसमें जब उस समय इमरान खान प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कई पौधे लगाए हुए थे, उनकी सरकार ने कई पौधे लगाए हुए थे एक इलाके में और वहाँ पे लोगों ने जाकर पौधों को उखाड़ दिया ये कहते हुए कि इंसान के ऊपर इंसानों को ये पौधों को लगाना नहीं चाहिए। ये जो पौधे हैं ये नेचुरल है, ये नेचर से हो या अ, किसी और तरह से हो लेकिन इंसानों को ये पौधों को लगाना नहीं चाहिए। इसीलिए उन्होंने हज़ारों पौधे जो लगाए हुए थे गौरव जी पेड़ों के, उनको उन्होंने वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया। तो वहाँ के लोग भी उनका भी कसूर है कि वे अपने जो देश है वहाँ के वे क्लाइमेट को सुधार नहीं रहे, एनवायरनमेंट को सुधार नहीं रहे और जब इतना बड़ा डिज़ास्टर होता है, तो वे हमेशा वेस्टर्न पावर्स को वेस्टर्न देशों को कसूरवार ठहराते हैं। ये कहते हैं कि वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ पॉलिसीज़ के कारण ही इतना इस तरह की अनयूजुअल मानसून रेन्स और डिज़ास्टर पाकिस्तान में आया है गौरव जी। जी, इसी के साथ उमेंद्रा जी, काफ़ी बड़ी गिनती में पाकिस्तानी लोग यहाँ कनाडा में भी होंगे जिनके परिवार पीछे छूट हो गए होंगे, तो उनको भी काफ़ी चिंता होगी। बहुत बड़ी चिंता है गौरव जी और वे पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर भी फंड रेजिंग करने के लिए कनाडा में वे फंड रेजिंग कर रहे हैं तथा और भी देशों में जो पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं वे पूरी तरह से फंड रेजिंग कर रहे हैं गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि यहाँ पर कनाडा में शायद 200,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं और वे अपने देश के अपने परिवारजनों को और अपने साथियों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे रेज़ करके वे पाकिस्तान भेजने की कोशिश कर रहे हैं। गौरव जी, आपको तो मालूम है हमने पहले भी इस बारे में बातचीत की है कि कनाडा की सरकार ने $5 मिलियन देने का वादा किया है तथा कनाडा की सरकार के ऊपर पाकिस्तानी कैनेडियंस जो यहाँ रह रहे हैं और ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं कि और ज़्यादा पैसे वे पाकिस्तान को भेजें। जी, उमेंद्रा जी, एक और खबर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कैनेडियन ग्रोसरी स्टोर्स के बारे में, कीमतें इतनी ऊपर जा रही हैं, लेकिन अभी एक नया शब्द सामने आ रहा है, ग्रीडफ्लेशन। तो क्या इसको सच मान लिया जाए? हाँ जी, ये ग्रीडफ्लेशन इसको कहते हैं, हमने पहले बात की यानी कि जो ग्रीडी बहुत होते हैं, इन्फ्लेशन की जगह उसको ग्रीडफ्लेशन कहते हैं। ग्रीडफ्लेशन जो है यानी कि ये बताया जाता है कि जो ग्रोसरी स्टोर्स है वे ज़्यादातर अब इन्फ्लेशन का बहाना लेकर वैसे ही सभी सामान के दाम ऊपर बढ़ा रहे हैं। और गौरव जी, ऐसा जो फ्री एंटरप्राइज़ सिस्टम होता है, जैसे कि हमारे कनाडा में है, यूएस में है, यूरोप में, तो यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं होता है हमारे दामों के ऊपर, प्राइस के ऊपर और जो शायद और देश होते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होते हैं, उन वहाँ पर प्राइस कंट्रोल होता है। किसी सामान के ऊपर दाम बढ़ाने से पहले आपको प्राइस कंट्रोल बोर्ड के सामने जाकर दाम बढ़ाने की परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, जो जब भी जो चाहे दाम बढ़ा सकते हैं। ये जब मार्केट जो डिमांड करती है, वो डिमांड पर अगर आप दाम बढ़ा दें, तो अगर आपकी आइटम्स डिमांड में होगा, तो आप बेच सकते हैं ऊँचे दाम में और ऐसा ही बताया जाता है। इसीलिए गैस प्राइसेज़ इतने ऊँचे चली गई थी और वो लोगों ने शिकायत की थी शायद या 2-3 महीने हुए कि क्यों गैस की प्राइस इतनी ऊपर जा रही है। और जब पैंडेमिक आया, पैंडेमिक के दौरान ग्रोसरी स्टोर्स में बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं हो रहा था गौरव जी, लोग सामान नहीं खरीद रहे थे। लेकिन उसी दौरान ऐसा बतलाया जाता है कि जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, उन्होंने माफ़ करना कोविड-19 और पैंडेमिक का बहाना करके जो सामान के दाम थे वो ऊपर कर दिए। और अब जैसे पैंडेमिक खत्म हुआ तो इन्फ्लेशन आ गया, तो इन्फ्लेशन का बहाना करके वो सामान के दाम ऊपर कर दिए। गौरव जी, कितने सामान हैं जिनकी दाम डबल से भी ऊपर हो गए और जब लोग शिकायत करते हैं तो ग्रोसरी स्टोर्स के मैनेजर्स कहते हैं कि हमारा कसूर नहीं है, इन्फ्लेशन का कसूर है। उससे पहले वो ये कह रहे थे कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा है इसीलिए इसका प्रॉब्लम, लेकिन यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है गौरव जी, सभी सामान जो दुनिया में जो ग्रोसरी आइटम्स है यूक्रेन से नहीं आता, तो इसलिए क्यों इतना ज़्यादा दाम ऊपर जा रहा है। और अगर आप देखो आटा का दाम इतना ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि कनाडा खुद ही इतना ज़्यादा व्हीट ग्रो कर रहा है, यहाँ पर दाम ऐसे ऊपर क्यों चला गया? लोग ये सवाल कर रहे हैं। तो जो ग्रोसरी स्टोर्स है वो ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन के कारण ऊपर चला गया। फिर वो कहने लगे कि सप्लाई चेन प्रॉब्लम के कारण दाम ऊपर चला गया।
और अब एक समय में ये दिखलाया गया कि जो बड़े-बड़े ग्रोसरी स्टोर्स कनाडा में हैं, उन्होंने जानबूझकर दाम ऊपर बढ़ाया है, लोगों से फ़ायदा उठाने के लिए और अब उसे ग्रीडफ्लेशन कहा जाता है। यानी कि वो एक ग्रीडी होकर दाम इतना ऊपर कर दिए, लोगों से फ़ायदा उठा रहे हैं और लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारी सरकार है, फेडरल सरकार है, प्रोविंशियल सरकार है, वो इन ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर कुछ कंट्रोल लाए, किसी तरह का प्राइस कंट्रोल उनके ऊपर रखे कि उतना ज़्यादा दाम उन्होंने क्यों ऊपर किया और कुछ कोई किसी तरह का इंक्वायरी करे। अगर ये पता चले कि जानबूझकर जो ग्रोसरी स्टोर्स है उन और ग्रोसरी चेन्स है, उन्होंने फ़ायदा उठाने के लिए, ग्रीडी के लिए ग्रीड होकर उन्होंने इतना दाम ऊपर बढ़ाया तो उनको फाइन किया जाए या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। जी। उमेंद्रा जी, वीकेंड के दौरान हमने एक खबर को पढ़ा कि कनाडा जो है वो अपनी इमिग्रेशन प्रोसेस को डिजिटलाइज़ करना चाह रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको बैकलॉग में के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। मिलियंस के करीब जो फाइल्स हैं अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। गौरव जी, ये कोई नया बात नहीं है। जब से मैं आया हूँ कनाडा में, वो तब से मैं मुझे ये सुनने को मिल रहा है और मुझसे पहले भी जो लोग आए, उनको भी ये सुनने को मिल रहा था कि कनाडा में बहुत जो इमिग्रेशन सिस्टम है, बहुत बड़ी वहाँ पर बैकलॉग है। बैकलॉग तो है, लेकिन गौरव जी अगर आप देखो तो कनाडा और अमेरिका जैसे देश में यहाँ पर बहुत हमेशा बैकलॉग होती है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना चाहते हैं। अगर आप देखो रशिया की इमिग्रेशन सिस्टम में कोई बैकलॉग नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते। जो लोग अमेरिका, कनाडा आना चाहते हैं उनकी उनकी इमिग्रेशन सिस्टम में बैकलॉग होगी। अगर आप देखो अमेरिका की इमिग्रेशन सिस्टम है, अमेरिका में आप अगर आप सिटीज़न हो गौरव जी, तो आप किसी को भी किसी नज़दीक की रिश्तेदार को आप स्पॉन्सर कर सकते हो। कनाडा हम नहीं कर सकते लेकिन अमेरिका में कर सकते हो। अपने पेरेंट्स को कर सकते हो, अपने भाई-बहनों को कर सकते हो, अपनी बच्चों को कर सकते हो, कज़िन्स को भी कर सकते हो, ग्रैंड पेरेंट्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हो। एक ही प्रॉब्लम है अमेरिका में कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वहाँ पर अगर आपने अपने भाई-बहनों को स्पॉन्सर किया, तो गौरव जी आपको शायद उनको अप्रूवल तो मिल जाएगा लेकिन 15 साल तक उनको शायद इंतज़ार करना पड़ेगा, कि 15 साल लगता है प्रोसेस होने में, समय लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके सामने केसेस हैं। इसी तरह कनाडा का भी ये सिस्टम है, कनाडा में 15 साल तो नहीं लगता, लेकिन आप सही है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आप किसी भी कोई भी एप्लीकेशन करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा का हो, परमानेंट वीज़ा का हो, चाहे वो ट्रांज़िट वीज़ा का भी हो या चाहे वो टेम्परेरी विज़िटर्स वीज़ा का हो या अपने रिश्तेदारों को आप यहाँ बुलाना चाहते हैं, टेम्परेरी तौर पर आपके घर पर कोई मैरिज है या कोई सेरेमनी है, आप अपने रिश्तेदारों को यहाँ बुलाना चाहते हैं, तो गौरव जी आपको फिर भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि अब कनाडा इमिग्रेशन अपने जो सिस्टम है, प्रोसेस है, उनको फुली डिजिटलाइज़ करने जा रहा है सितंबर 23 से। तो डिजिटलाइज़ का मतलब ये है कि उनका सभी सिस्टम जो है डिजिटल हो जाएगा ऑनलाइन। और गौरव जी जो एप्लीकेशन प्रोसेस होगा उन लोगों के लिए जो परमानेंट रेसिडेंसी चाहते हैं, वो ये पूरी तरह से ऑनलाइन डिजिटलाइज़ होगा। ये जो नया ऑनलाइन सर्विस है गौरव जी उसको हमारे मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन शॉन फ्रेज़र ने इनिशिएट किया है और इमिग्रेशन, रेफ्यूजी और सिटीज़नशिप कनाडा आईआरसीसी जिसको भी कहा जाता है, उनको वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस डिजिटलाइज़ सिस्टम से उनकी जितनी बैकलॉग्स है, उनको वे ख़त्म कर देंगे। उनका कहना है कि उनकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, वो डिजिटलाइज़ सिस्टम से इंक्रीज़ हो जाएगी और ये पूरी तरह से ये ट्रांज़िशन जो है 100% ऑनलाइन हो जाएगी। सितंबर 23 तक जितनी भी एप्लीकेशंस होगी सभी ऑनलाइन होगी। आपको पेपर में फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको ले जाकर इमिग्रेशन ऑफिस में ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं होगी। सभी जो परमानेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम है सभी ऑनलाइन होगा, सभी डिजिटलाइज़ होगा। आप ऑनलाइन ही फिल करके सबमिट कर सकते हैं गौरव जी। और ये ट्रांज़िशन जो होगा मिनिस्टर शोन फ्रेज़र का कहना है एक बहुत ही प्लान्ड मैनर में होगा। उनका कहना है कि सितंबर 23 इस साल से यानी कि इसी महीने के 23 तारीख से आईआरसीसी जो होगा वो डिजिटलाइज्ड एप्लीकेशन प्रोसेस कुछ प्रोग्राम्स के लिए शुरू करेंगे जैसे कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम जो है, जो नॉन एक्सप्रेस एंट्री है, उसके लिए रूरल और नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के लिए तथा स्पॉन्सरिंग एलिजिबल रिलेटिव्स और स्पॉन्सरिंग डिपेंडेंट
चाइल्ड अमंग अदर्स, यानी कि अब जब आप अपने माता-पिता को स्पॉन्सर करना चाहोगे या अपने पति-पत्नी को स्पॉन्सर करना चाहोगे या अपने बच्चों को स्पॉन्सर करना चाहोगे, तो आप सब ये डिजिटलाइज़ होगा। कुछ पेपर फिल करने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फिल करके आप कर सकते हैं। फिर अक्टूबर 7 तारीख से गौरव जी ये प्लान है कि ये जो प्रोग्राम है इसको ये डिजिटलाइज़ प्रोग्राम जो है ये क्यूबेक की जो सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स है और क्यूबेक के जो सिलेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको भी डिजिटलाइज़ हो जाएगा पूरी तरह से अक्टूबर 7 से और अक्टूबर 28 तक ये खत्म हो जाएगा। और 5 इनिशिएटिव्स गौरव जी उन्होंने ली है, ये जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कैनेडियन गवर्नमेंट के उसमें मिनिस्टर शॉन फ्रेज़र ने एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं, वो पूरी तरह से हमारी मिनिस्ट्री को डिजिटलाइज़ करना, जितनी भी प्रोसेस है सभी को डिजिटलाइज़ करना, किसी को भी कोई एप्लीकेशन करना हो डिजिटलाइज़ करना होगा और we look to strengthen our immigration system by updating our technology. People and our clients must be in the center of all that we do. और उन्होंने ये भी कहा है कि by adding resources where they are needed and leveraging technology to make processing faster and applying easier for our to make it easier for our clients, we can give newcomers and new citizens the welcoming experience they deserve. गौरव जी, यहाँ पर एक इशू है मेरे सामने, 2-3 इशू है यहाँ पर गौरव जी, वो ये है कि सबसे पहले कि ये जो सिस्टम्स है अगर ऑनलाइन पूरी फुली ऑनलाइन हो सकता है, तो अगर टेक्नोलॉजी ब्रेकडाउन हो गई, तो सभी कुछ ब्रेकडाउन हो सकता है गौरव जी, फिर डिले हो सकता है, डिलेज़ हो सकते हैं और साथ-साथ में कोई भी क्रिमिनल गैंग्स हो या कोई भी हो सकता है, हैकर्स हैक करके जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको हासिल कर सकते हैं या सिस्टम को डाउन कर सकते हैं हैक करके। तो सरकार को पूरी तरह से इस बारे में ख्याल रखना चाहिए। साथ-साथ में गौरव जी जो जो गरीब देश हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ से लोग जो एप्लीकेशन करना चाहेंगे, क्या उनको इतनी आसानी से वो एप्लीकेशन कर पाएँगे या नहीं? ये मान लो कि अगर आप कनाडा या अमेरिका या इवन इंडिया से एप्लीकेशन करना चाहें, तो आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट सर्विस जो है अच्छी तरह से चल रही है, सभी को फ़ास्ट इंटरनेट स्पीड मिल रहा है। लेकिन छोटे-छोटे गरीब देश से है जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ से वो एप्लीकेशन करना चाहेंगे, तो वे क्या करेंगे? ये भी सरकार को सोचना चाहिए और अगर किसी के पास कंप्यूटर ना हो और अगर इंटरनेट सर्विस ना हो किसी देश में तो क्या वे एप्लीकेशन कर पाएँगे कनाडा के लिए या नहीं? ये भी सरकार को सोचना चाहिए। सुमित्रा जी, इमिग्रेशन की बात हम ब्रेक से पहले कर रहे थे, तो हुँ। हांगकांग वालों का क्या होगा? वो भी काफ़ी गिनती में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। गौरव जी और आ रहे हैं, बहुत ही बड़े संख्या में हांगकांग के लोग कनाडा भागकर आ रहे हैं। गौरव जी एक समय ऐसा था कि 1999 में जब ब्रिटेन ने हांगकांग को ऑफ़िशियल तौर पर वापस चाइना को दिया था, तो उस समय या उससे पहले 1998 में से लेकर 97 से शायद लेकर लोग बहुत ही बड़ी संख्या में चाहे ब्रिटेन जा रहे थे या कनाडा, अमेरिका आ रहे थे। और फिर उसके बाद 1999 में जब चाइना ने ऑफिशियल तौर पर हांगकांग को वापस लिया और ये वादा किया कि हांगकांग जैसा है वैसा ही रहेगा, डेमोक्रेसी हांगकांग में रहेगी, सभी कुछ ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगा, तो लोग आना रुक गए। वो ये सोच रहे थे कि शायद चाइना यही करेगा कि हांगकांग को अलग इंडिपेंडेंट हांगकांग रहने देगा, डेमोक्रेटिक हांगकांग रहने देगा। लेकिन ऐसा नहीं है गौरव जी, कुछ सालों के बाद चाइना ने आज जो अपना वादा था उसको तोड़ दिया और हांगकांग को अपना यानी कि चाइना का एक कम्युनिस्ट चाइना का एक अंग बना रहा है और कम्युनिस्ट चाइना माफ करना हांगकांग को हांगकांग बिल्कुल कम्युनिस्ट चाइना मेनलैंड चाइना की तरह हो गया। तो वहां से लोग अब भाग रहे हैं, भागकर वे ब्रिटेन जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में वे कनाडा आ रहे हैं। और गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि अब 1-2 हज़ार की बात नहीं, हज़ारों की संख्या में लोग शायद करोड़ों की संख्या में लोग अब यहाँ पर आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वे ब्रिटिश कोलंबिया या ओंटारियो में आ रहे हैं और वे ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको ओपन वर्क परमिट मिल जाए और ये वो ओपन वर्क परमिट प्रोग्राम जो है गौरव कनाडियन सरकार ने पिछले साल शुरू की थी ओपन वर्क परमिट ज़्यादातर
स्पेसिफिकली एक्चुअली फॉर हांगकांग, एक्सक्लूसिवली फॉर हांगकांग रेजिडेंट्स, और किसी के लिए ये लागू नहीं, केवल हांगकांग के लोगों के लिए लागू है कि उनको एक ओपन वर्क परमिट कैनेडियन सरकार दे रही है। अगर आप हांगकांग से हैं तो आप ये एप्लीकेशन कर सकते हैं, और कहीं के लोगों को नहीं मिला तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब हांगकांग के ये कोशिश करें कि उनको एक वर्क परमिट मिल जाए, वो आकर यहाँ पर बस जाए, काम करने लगे, बाद में परमानेंट रेजिडेंस का एप्लीकेशन करें। लेकिन गौरव जी, ये इस प्रोग्राम को फरवरी में रिन्यू करना पड़ेगा, यानी कि आने वाले फरवरी में इस प्रोग्राम को रिन्यू करना पड़ेगा सरकार को, कि ये प्रोग्राम फरवरी में एंड हो जाती है। लेकिन अब लोगों को ये भय है, कई हांगकांग के लोगों को ये भय कि अगर ये प्रोग्राम एंड हो गया तो उनको मजबूरन लौट कर हांगकांग जाना पड़ेगा, और वे जाने के लिए नहीं तैयार नहीं है, और वे ये आशा करते हैं कि कैनेडियन सरकार उन्हें यहाँ रहने का मौका दे देंगे। लेकिन गौरव जी, और ज़्यादा लोग भी यहाँ पे हांगकांग से आना चाहते हैं। कुछ लोग परमानेंट रेज़िडेंट बनकर आ रहे हैं, कुछ लोग ये वो ओपन वर्क परमिट पे आ रहे हैं, लेकिन हज़ारों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि जो चाइनीज़ सरकार है, उन्होंने ये कहा है कि हांगकांग में जो पहले जो डेमोक्रेसी थी, वो नहीं रहेगी, जो आज़ादी थी, वो नहीं रहेगी, और हांगकांग अब चाइना का एक बन गया, एक तरह से चाइना ही बन गया, जैसे कि बीजिंग हो या कोई और शहर हो चाइना में, उसी तरह का हो गया। इसीलिए लोग ज़्यादा संख्या में यहाँ आ रहे हैं, और गौरव जी, अब ये माँग की जा रही है, हांगकांग के लोग ये भी माँग कर रहे हैं कि कैनेडियन सरकार को और ज़्यादा हांगकांग के लोगों को यहाँ आने का मौका देना चाहिए। लेकिन और लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि उनके उन लोगों के साथ-साथ जो हांगकांग के रेज़िडेंट्स यहाँ आ रहे हैं, साथ-साथ में वे लोग भी आ रहे हैं जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं, और यहाँ पर आकर वे जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। उनकी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की पहले से भी यहाँ बहुत बड़ी सपोर्ट है, और आगे चलकर भी उनको शायद और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। लेकिन गौरव जी, और जो हांगकांग के लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया जाए, न्यूज़ीलैंड जाए, इंग्लैंड जाए, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, और सबसे ज़्यादा संख्या में वे कनाडा आने की कोशिश कर रहे हैं। जी। उमेंद्रा जी, लाखों करोड़ों लोगों की मौत तो हो गई महामारी की वजह से, कोरोना की वजह से, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं कि इसको कॉन्स्पिरेसी बता के अदालतों में पहुंच जाते हैं। तो अभी बीसी की कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है? उन्होंने इस उनकी केस को रिजेक्ट कर दिया। गौरव जी, वही लोग जो हमारे फेडरल और प्रोविंशियल सरकार के कोविड के दौरान जो रिस्ट्रिक्शंस थे, आपको मालूम है कि सभी को मास्क पहनना होता था, सभी को 2 मीटर्स दूर रहना पड़ता था, और एक लॉबी में, एक ऑफिस में केवल कुछ ही लोग रह सकते थे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं रह सकते थे। मॉल्स बंद थे, कई दुकान बंद थे, ये सब सरकारी कानून थी। मास्क का ज़रूरत था, मास्क मैंडेट था। तो कई लोग इसके खिलाफ थे, और एक ग्रुप ने गौरव जी दोनों फेडरल और प्रोविंशियल सरकार के खिलाफ एक केस फाइल किया था, और अब बीसी के कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि ये केस जो फाइल किया गया है, बहुत बुरी तरह से फाइल किया गया है। यानी कि कोर्ट ने ये कहा कि ये दिस इज बैड बियॉन्ड आर्ग्यूमेंट। गौरव जी, बीसी के जज ने ये रूल किया है कि ये लॉसूट जो फाइल किया गया था कि फेडरल और प्रोविंशियल की कोविड 19 रिस्ट्रिक्शंस और मैंडेट्स के खिलाफ था, वो जज का कहना है कि ये केस आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि ये केस, ये जो क्लेम फाइल की गई उसमें ये मांग की गई है कि ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है, और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, और वो कोर्ट का जज का कहना है कि सिविल कोर्ट में ये सब एजुडिकेट नहीं हो सकता। ये 391 पेज की जो नोटिस ऑफ सिविल क्लेम फाइल की गई थी गौरव जी, बीसी सुप्रीम कोर्ट में 2021 में, उस वो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का नाम भी उसमें था, उसके खिलाफ था। कनाडा के जो चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर थेरेसा टेम, उसके खिलाफ था। प्रीमियर बीसी के प्रीमियर जॉन होगन के खिलाफ था, आरसीएमपी के खिलाफ था, सीबीसी के खिलाफ था, और बीसी फेरीज के भी खिलाफ था, और साथ साथ में और भी कोई 19 डिफेंडेंट्स थे इस केस में। गौरव जी, जो प्लेंटिव्स थे वो एक ग्रुप था, उनका नाम था एक्शन फॉर कनाडा, और उसमें से जो 10 इंडिविजुअल्स थे, साथ साथ में एक्शन फॉर कनाडा के साथ 10 इंडिविजुअल्स थे, 3 जिन्होंने अपना नाम नहीं दिया था, तथा 2 बिजनेसेस भी थे। उन्होंने ये मांग की थी कि उन्हें $20 मिलियन की डैमेजेस दी जाए, और उन्होंने कहा कि उनकी जो चार्टर ऑफ राइट्स है उनका उल्लंघन हुआ था, यानी उनकी वायलेशन हुई थी, उनकी चार्टर ऑफ राइट्स की वायलेशन हुई थी। लेकिन जस्टिस एलन रॉस ने कहा कि
इनके जो केसेस है उनको उनको सुना नहीं जा सकता। उन्होंने अगस्त 29 को इस डिसीजन में कहा, इन दिस एक्शन द प्लेंटिव्स सीक रिलीफ for various hardships and damages they are saying they have suffered. They seek damages and other relief from various government entities and employees. उन्होंने लिखा, the plaintiffs allege that their damages flow from various restrictions instituted due to COVID-19 pandemic. यानी जज रोस ने कहा कि ये जो प्लेंटिव्स है जिन्होंने केस फाइल किया था, उन्होंने दोनों लेवल के सरकार, प्रोविंशियल, फेडरल और फेडरल सरकार तथा कई और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से डैमेजेस की मांग की थी $20 मिलियन की, ये कहते हुए कि उनकी कोविड 19 पेंडेमिक के दौरान जो रिस्ट्रिक्शन से उससे उनको हानि हुआ था। लेकिन रोस ने उनकी नोटिस ऑफ सिविल क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने ये कहा केस को पूरी तरह से उन्होंने एंटायरली खत्म नहीं किया है गौरव जी, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से केस फाइल किया गया, ये कहते हुए कि ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, ये सिविल कोर्ट में सुना नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है, ये भी सुना नहीं जा सकता। तो उन्होंने उनकी ये जो रिजेक्शन है उसको पूरी तरह उसकी जो क्लेम्स है उसको रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन केस को पूरी तरह से बाहर नहीं किया है। उन्होंने ये लिखा है, इन माय ओपिनियन इट इज बैड बियॉन्ड आर्ग्यूमेंट, कि जिस तरह से केस को फाइल किया गया ठीक तरह से फाइल नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि इस केस को अमेंड किया जा सकता है, यानी कि जो केस फाइल किया गया है को क्लेम्स को अमेंड किया जा सकता है, अगर वो एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी हटा दे उसमें से और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हटा दे, तो शायद इस केस को सुना जा सकता है गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, एक सर्वे पढ़ रहा हूँ, उसमें बताया जा रहा है कि ज्यादातर अल्बर्टा के जो लोग थे वो फ्रीडम कॉन्वॉय को सपोर्ट नहीं करते थे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई प्रोविंस ऐसा नहीं होगा जो उनको सपोर्ट नहीं करता होगा। तो ये इसको कैसे देखा जाए? गौरव जी, ये सर्वे में ये दिखाया गया है कि नहीं, अल्बर्टा के लोग, ज्यादातर अल्बर्टा के लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और गौरव जी, ये सर्वे को इसलिए किया गया क्योंकि कई लोगों का ये विश्वास था कि ज्यादा से ज्यादा जो फ्रीडम कॉन्वॉय के सपोर्टर्स थे वो अल्बर्टा से थे। और लोग यही विश्वास कर रहे थे क्योंकि जो ट्रक्स थे और ट्रक ड्राइवर्स थे और जो स्पोक्स पर्सन्स थे, ज्यादातर अल्बर्टा से ही थे। लेकिन एक सर्वे में दिखाया गया है गौरव जी कि मोस्ट अल्बर्टन, ज्यादा से ज्यादा अल्बर्टन्स फ्रीडम कॉन्वॉय को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा का सर्वे है गौरव जी। मेजोरिटी ऑफ अल्बर्टन्स डिड नॉट सपोर्ट द गोल्स of the freedom convoy or the means the protesters used to try and achieve them। एक सर्वे जो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा ने किया उसमें दिखाया गया, ये ऑनलाइन सर्वे था गौरव जी। उमेंद्रा जी, हम बीच में कुछ दिक्कत आ गई थी, तो हम बात कर रहे थे अल्बर्टियंस की। तो मोस्ट ऑफ द अल्बर्टियंस आप बता रहे थे कि फ्रीडम कन्वॉय को सपोर्ट नहीं करते। हाँ जी, गौरव जी, जब फ़रवरी में फ्रीडम कॉन्वॉय के ट्रकर्स लेकर फ्रीडम कॉन्वॉय कर वो पहुंचे ओटावा, तो ये विश्वास किया जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टर्स जो है फ्रीडम कॉन्वॉय के, वो अल्बर्टा से हैं, क्योंकि जो उनके स्पोक्स पर्सन्स थे वो अल्बर्टा से थे। उन्होंने अल्बर्टा के कूट्स शहर जो बोडा के पास, वहाँ पर अलग से एक ब्लॉकेड किया हुआ था और उनके स्पोक्स पर्सन्स भी अल्बर्टा से थे। और लोग ये भी विश्वास कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो साउथ एशियन ड्राइवर्स है, अपने जो पंजाबी ड्राइवर्स है, ट्रक ड्राइवर्स, वो कॉन्वॉय को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो अल्बर्टा की यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा ने पोलोरा जो एक पोल कंपनी है उसके साथ मिलकर उन्होंने एक सर्वे की, ये ऑनलाइन सर्वे की, ये जानने के लिए कि क्या सच में ही अल्बर्टन्स फ्रीडम कॉन्वॉय को सपोर्ट कर रहे थे या नहीं। तो ये ऑनलाइन सर्वे गौरव जी जो स्प्रिंग में किया गया था, और उन्हें 2224 रिस्पॉन्सेस मिला। उसमें ये दिखाया गया कि ज्यादा से ज्यादा अल्बर्टन्स कॉन्वॉय फ्रीडम कॉन्वॉय को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। We wanted to see, once people had time to reflect and digest what happened, did they still support the objectives and the methods of the convoy? Leo Shogowski, जो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एट यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, उन्होंने प्रेस वालों को बताया। और उन्होंने ये कहा कि 61% लोग जो अल्बर्टा के जिन्होंने इस सर्वे को रिस्पॉन्ड किया, इस सर्वे पे रिस्पॉन्ड किया, ने कहा कि वे फ्रीडम सर्वे, माफ करना, फ्रीडम कॉन्वॉय को सपोर्ट नहीं कर रहे, और जो मेथड्स उन्होंने किया उनको भी वे सपोर्ट नहीं कर रहे, उनके जो गोल्स है उनको भी वे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं गौरव जी। और 67% ने ये कहा कि वे कॉन्वॉय के खिलाफ थे, उनके मेथड्स के खिलाफ थे, जिस तरह से उन्होंने
ओटावा के पार्लियामेंट हिल के आसपास जो उन्होंने बंद कर दिया था वो इलाका पूरा और ब्लॉक कर दिया था, और बॉर्डर क्रॉसिंग जिस तरह से उन्होंने कुछ बॉर्डर क्रॉसिंग अल्बर्टा में बंद कर दिया था, उसके खिलाफ हुए हैं। और उन्होंने कहा वो किसी कभी भी इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। लोरी विलियम जो गौरव जी जो एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पॉलिसी है एट माउंट रॉयल यूनिवर्सिटी अल्बर्टा में, उन्होंने कहा कि रिसर्च से ये भी मालूम होता है कि जो कनाडा के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ये नहीं चाहते कि इस तरह से मेथड इस्तेमाल किया जाए कि जाकर पार्लियामेंट को ब्लॉकेड कर दो या किसी इलाका को ब्लॉकेड कर दो और फिर ये मांग करो कि हमारे मांगों को पूरी करो। इस तरह के जो व्यवहार है, इस तरह के जो मेथड्स है, उसमें कैनेडियंस विश्वास नहीं करती और उसमें अल्बर्टन्स भी विश्वास नहीं करती। इसीलिए अल्बर्टन्स ज़्यादा से ज़्यादा अल्बर्टन्स फ्रीडम कॉन्वॉय को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं गौरव जी। जी। उमेंद्र जी, एक बहुत पुराना मामला है, शायद 1900 जब शुरू हुआ तब का होगा कि उसके बारे में अब ब्रिटिश कोलंबिया का स्कूल बोर्ड माफी मांग रहा है। चाइनीज स्टूडेंट के साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन भरा रवैया अपनाया गया। करूँ जी, शुरुआत में 100 साल पहले, 200 साल पहले यहाँ पे जितने भी इमिग्रेंट्स आते थे, चाहे चाइनीज़ हो, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे हमारे वो पंजाब से हो, उनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उन्हें अलग रखा जाता था। और सारे नॉर्थ अमेरिका में ऐसा होता था, गौरव जी, कनाडा में भी ऐसा होता था। और अब ग्रेटर विक्टोरिया स्कूल बोर्ड ने माफ़ी माँगी है ऑफ़िशियल तौर पे कि 1900s में के शुरुआत में और ज़्यादातर स्पेसिफिकली 1922 में उन्होंने जो चीनी स्टूडेंट्स थे, जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स थे, उनको पब्लिक स्कूल सिस्टम में सेग्रीगेट किया था, यानी कि उनको अलग रखा था। जैसे कि अमेरिका में उस समय किया जाता था, जो गोरे स्टूडेंट्स थे, उनको अलग स्कूल होता था और जो काले स्टूडेंट्स होते थे ब्लैक स्टूडेंट्स थे, उनका अलग होता था। और उसी तरह यहाँ पर जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स थे 1920s में, 1922 में, उनको अलग स्कूल अलग क्लास उनके लिए रहता था। उनको और गोरों विद्यार्थियों के साथ पढ़ने नहीं दिया जाता था। और इसीलिए अब ऑफिशियल तौर पर ग्रेटर वैंकूवर के जो स्कूल बोर्ड है, उन्होंने माफ़ी माँगी है गौरव जी। अमंग अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ historic wrongs perpetuated against the Chinese community in Victoria, this stands out as particularly dark incident for our school district. The Greater Vancouver School Board apologizes for the actions of the previous trustees and former board chair George Jay. ग्रेटर वे स्कूल ग्रेटर विक्टोरिया स्कूल बोर्ड के चेयर जो है अभी है रायन पेंटर, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी 1920s में हुआ था, 1922 में हुआ था, उससे पहले हुआ था चाइनीज विद्यार्थियों के खिलाफ, उनके लिए वे माफी मांगते हैं। जी। उमेंद्र जी, आपसे एक अच्छी खबर सुननी थी, विमेन्स वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप के बारे में बताएं। कनाडा ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। गौरव जी, ज़रूर। टीम कनाडा वुमेन्स टीम ने यूनाइटेड स्टेट्स की टीम जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है गौरव जी, और सबको पूरा विश्वास था कि यूनाइटेड स्टेट्स ही जीतेगी, लेकिन कनाडा वुमेन्स टीम ने वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप में यूनाइटेड स्टेट्स को 2-1 से हरा कर गौरव जी वर्ल्ड हॉकी गोल्ड जीत लिया। और सभी को विश्वास था कि यूएस की ही जीत होगी, क्योंकि पूल प्ले में यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले ही कनाडा को हरा दिया था। लेकिन इस बार जब फाइनल हुआ गौरव जी, कनाडा ने अपना टाइटल, कनाडा डिफेंडिंग चैंपियन है, उन्होंने अपना टाइटल को फिर से डिफेंड किया, यूनाइटेड स्टेट्स को 2-1 से हराकर गौरव जी जीता है। और जो कनाडा के खिलाड़ी ब्रियन जेना है, उन्होंने 2 बार स्कोर किया द सेकंड पीरियड में। और जो कैनेडियन गोलटेंडर है एन एन रीन डेस्बियन, उन्होंने 20 बार गोल को बचाया कनाडा के नेट में। अमेरिकन ने 20 शॉट लिए कनाडा के खिलाफ, लेकिन 20 शॉट्स को माफ करना 21 शॉट्स लिए, लेकिन 20 शॉट्स को गोल टेंडर एंड रीड डेस्बियंस ने बचा ली। केवल एक ही गोल अमेरिका बना पाई। और गौरव जी, ये जो ये जीत है कैनेडियंस के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी जीत है, क्योंकि कैनेडियंस के लिए तीसरा गोल्ड है, थर्ड मेजर इंटरनेशनल इवेंट है गौरव जी एक साल में जब कनाडा ने जीता है। सबसे पहले कनाडा ने यूएस को 3-2 में ओवर टाइम में हराया था। एक साल हुए गौरव जी कैलगरी में जब वर्ल्ड चैंपियनशिप था, अगस्त तक डिले हो गया था और कोविड 19 के कारण। फिर उसके बाद कनाडा ने यूनाइटेड स्टेट्स को 3-2 फरवरी में हराया। ओलंपिक वुमेन्स हॉकी फाइनल में बीजिंग में जब वुमेन्स जब आइस हॉकी फाइनल वहां पर हुआ ओलंपिक्स में, तो कनाडा की जीत हुई। और अब ये तीसरा बार है जबकि कनाडा ने फिर से अमेरिका को हराकर
जीत लिया गोल्ड मेडल। तो ये तीसरी बार है एक साल में 12 महीने के अंदर अंदर कि कनाडा की वुमेन्स टीम ये जीती है, और हम सब बहुत ही प्राउड है गौरव जी कनाडा की वुमेन्स टीम में। कि जो अमेरिकन टीम थे वो अनडिफीटेड थे पूल प्ले में गौरव जी, और यहाँ तक कि प्रिलिमिनरी राउंड में उन्होंने कनाडा को 5-2 से हराया था, और सभी को विश्वास था कि यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा को फाइनल्स में हरा देगी। लेकिन हमारे जो वुमेन्स टीम है, हमारी महिलाएं हैं, उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग खेल खेला और अमेरिकन को हरा दिया। उन इस बात के लिए हम सब बहुत ही प्राउड है गौरव। जी, उमेंद्र जी, वाइल्ड फायर के बारे में 2-3 दिन से काफी चिंता भरी न्यूज आ रही है। अभी होप के कुछ इलाकों में भी इवैक्यूएशन के ऑर्डर्स आए हैं। हाँ जी, गौरव, ऐसा बताया जाता है कि समा की तो अंत आ रही है, क्योंकि अब हम सितंबर में आ चुके हैं। लेकिन समा की अंत आ रही है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जो वाइल्ड फायर है वो ज़्यादातर स्प्रिंग और समा में होती है, और तेज़ी से फैल रही है। और जैसे कि आपने कहा कि हडसन्स होप इलाके में यहाँ पर अब इवैक्यूएशन के ऑर्डर्स आए हैं। और पीस रिवर इलाके में गौरव जी, पीस रिवर रीजनल डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर भी इवैक्यूएशन ऑर्डर दिया गया है, क्योंकि जो बैटलशिप माउंटेन वाइल्डफायर है, उन ऐसा बताया जाता है कि वो केवल 50 किलोमीटर है वेस्ट ऑफ हडसन्स होप। ये होप नहीं, लेकिन हडसन्स होप पर गौरव जी, जो होप यहाँ एबर्ट्सफोर्ड से आगे, उस होप की बात हम नहीं कर रहे। हडसन्स होप अलग एक शहर है, और वहाँ पर पीस रिवर इलाके में, और वहाँ पर वाइल्ड फायर केवल 50 किलोमीटर दूर है हडसन्स होप शहर से। और ये ऑर्डर दिया गया है गौरव जी कि इस इलाके के जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल एरिया आई है, वहाँ से सभी लोग अपने घर छोड़कर एविकुएशन सेंटर्स में चले जाएं। और इसमें शामिल है गौरव जी नॉर्थ शोर ऑफ विल्स्टन लेक, टेबल क्रीक साउथ टू डाउलिंग क्रीक, साउथ वेस्ट फॉलोइंग डाउलिंग क्रीक, और साथ साथ में वेस्ट टू अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पैक क्रीक, और साथ साथ में नॉर्थ ऑफ विंस्टन लेक। इन सभी इलाकों में गौरव जी जो पीस रीवा इलाका है, रीजनल डिस्ट्रिक्ट, वहां से लोगों से मांग की जा रही है कि वे अपने घर छोड़कर एविक्वेशन सेंटर्स पे चले जाएं। जी, उमेंद्रा जी, सस्कैचुअन से एक बहुत अजीब तरह की खबर आ रही है। 10 लोग आरसीएमपी बता रही है कि मारे गए, 15 इंजर्ड हो गए। तो ऐसी कैसी घटना सामने आ गई छुरेबाजी? गौरव जी ये अचानक से हुई है, ये प्लान्ड असोल्ट है, अटैक है गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि सस्कैचुअन आरसीएमपी का कहना है कि 10 लोग मारे गए और 15 घायल हुए गौरव जी स्टैबिंग्स में। और 2 सस्पेक्ट्स जो हैं वो अभी भी एट लार्ज है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है गौरव जी। उन 2 सस्पेक्ट्स जो है उनका नाम है डेमियन सैंडरसन और माइल्स सैंडरसन। ये मालूम नहीं कि क्या ये दोनों भाई हैं या नहीं है, या इनका क्या रिश्ता है, लेकिन पुलिस इन्हें ढूंढ रही है। सस्केचुअन आरसीएमपी का कहना है ये गौरव जी कि उन्हें संडे मॉर्निंग को ये पता चला, ये रिपोर्ट मिली कि जेम्स स्मिथ क्री नेशन जो है, यानी कि वहाँ फर्स्ट नेशंस का जो रिजर्वेशन है, जेम्स स्मिथ क्री नेशन कहा जाता है उसको, वो और वेल्डन गांव जो वहाँ पर एक है नॉर्थ ईस्ट ऑफ सस्कटून के नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर छुरे से लोगों को के ऊपर हमला किया गया। और ऐसा बताया गया कि वहाँ से 15 कम से कम 15 लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया है गौरव जी। और भी कई विक्टिम्स हैं जो घर पे हैं या अपने जिनको ट्रीटमेंट देकर घर भेज दिया गया है। और फिर संडे आफ्टरनून को पुलिस ने ये कन्फर्म किया कि 13 अलग-अलग जगह पर लोगों से को छुरों से अटैक किया गया इन 2 आदमियों द्वारा। और उन पुलिस का कहना है कि वे डेमियन सैंडरसन और माइल्स सैंडरसन को ढूंढ रहे हैं। डेमियन सैंडरसन जो है वो 5'7" है गौरव जी, 155 पाउंड्स, काले बाल है, ब्राउन आईज है। और जो माइल्स है वो 6'1" है गौरव जी, 200 पाउंड्स, विद ब्लैक हेयर और ब्राउन आईज उनका भी है गौरव जी। पुलिस और ज्यादा डिटेल्स नहीं दी कि किस तरह से ये शुरू हुआ, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि अभी आरसीएमपी का ये कहना है कि वे अभी भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या हुआ। पुलिस का कहना है कि कुछ लोग जो विक्टिम्स हैं उन्हें सैंडरसन जानते थे और वे सैंडरसन्स को जानते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो रैंडम थे, जो स्ट्रेंजर्स थे, उनको भी उनके ऊपर भी हमला की गई। गौरव जी जो आखिरी रिपोर्ट मिली है वो ये है कि जो सस्पेक्ट्स है उन्हें देखा गया है। सस्केचुअन आरसीएमपी को रिपोर्ट मिली है कि वे रेजाइना में हैं, रेजाइना इलाके में हैं, और एक काला निसान रोग चला रहे हैं, सस्केचुअन लाइसेंस प्लेट नंबर 119 MP1। पुलिस अभी भी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन दोनों को ढूंढ रही है, और पुलिस ने ये कहा है
कि किसी को अगर किसी को ये कार दिखाई दे, ये काला को रोग दिखाई दे, निशान रोग दिखाई दे या ये 2 आदमी दिखाई दे, तो उनको अप्रोच मत कीजिए, उनसे दूर रहिए क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस है और आप 911 कॉल कीजिए और पुलिस कॉल कीजिए। सस्केचुअन पुलिस का ये भी कहना है कि ये शायद ये दोनों भागकर मैनिटोबा भी जा सकते हैं या अल्बर्टा भी जा सकते हैं। जी। उमिंद्रा जी, भारत के बारे में काफ़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। कुछ दिन पहले हमने पहले भी एक खबर पढ़ी थी, इंडिया इकॉनमी में भी ग्रो कर रहा है, फूड में भी, हेरिटेज में भी, लैंग्वेज में भी और वो इंग्लैंड के से भी आगे निकल चा चुका है। तो उसके साथ-साथ एक और इम्पोर्टेंट खबर है कि एयरक्राफ्ट कैरियर भी अपना बनाने की सोच रहा है इंडिया। सोच रहा नहीं है गौरव जी, उन्होंने लॉन्च किया है। विक्रांत जी, आईएनएस विक्रांत को लॉन्च किया है। ये एक इंडिया के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है गौरव जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है कि इंडिया ने अपना फर्स्ट लोकली बिल्ट यानी खुद अपना ही बनाया हुआ उन्होंने लॉन्च किया है एयरक्राफ्ट कैरियर। उनके पास पहले भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर था गौरव जी, लेकिन उन्होंने उस एयरक्राफ्ट कैरियर को सोवियत यूनियन से यानी रशिया से खरीदा था गौरव जी। और चाइना ने भी एक अपना बनाया है। चाइना ने भी पहले भी सोवियत यूनियन से खरीदा था और बनाया है अभी एयरक्राफ्ट कैरियर। और अब इंडिया ने बनाया है। शुक्रवार को इंडिया ने इसको लॉन्च किया गौरव जी, बहुत धूमधाम से डोमेस्टिकली बिल्ट यानी कि इंडिया में ही पूरा बनाया गया ये एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च किया गौरव जी। ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना आसान नहीं है। ये इंडिया को 18 साल लग गए ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में। केवल अमेरिका ही एक देश है दुनिया में जो आसानी से एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना सकते हैं। उनके पास इतना रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है उनके पास और उनके पास इतने पैसे कि वे बना सकते हैं इतने बड़े जहाज जिसपे कई 5,000 से भी ज्यादा सेलर्स होते हैं गौरव जी, हवाई जहाज होते हैं, प्लेन्स फाइटर प्लेन्स होते हैं, लैंड ऑफ टेक ऑफ होते हैं। तो ये इट्स इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस और दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जो ऐसा कर सकते हैं। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि इस दुनिया में केवल शायद अमेरिका, रशिया, चाइना और इंडिया ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना सकता है। गौरव जी, ये जो आईएनएस का मतलब इंडियन नेवल सर्विस विक्रांत है, 2.5 बिलियन डॉलर्स यूएस डॉलर्स में बनाया गया और 18 साल लग गए इनको बनाते हुए। और इन्हें कोचिन शिपयार्ड जो सदर्न इंडिया में वहां पर बनाया गया। और गौरव जी, साउथ एशिया में इंडिया ही एक देश है जो इस तरह से एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है। और इंडिया के लिए एक ये बहुत ही गर्व का समय है, बहुत ही प्राउड मोमेंट है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि केवल चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया इंडिया के सिवाय ये बना सकता है गौरव जी। जी। उमिंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।